औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, मुंबई की ममासिल शहर कराची जो कि इस मुल्क का तिजारती, मौशी और इक्तसादी हब है और इस शहर से अरबों रुपए का कारोबार होता है और ये शहर 70% से शायद रेवेन्यू भी जनरेट करता है, जिसका नाम तो शहर कराची है, लेकिन अब ये मसाइलिस्तान में तब्दील हो चुका है। वैसे तो इस शहर में हर गुजरते दिन के साथ मसाइल जो हैं वो थम नहीं रहे, वो रुक नहीं रहे, वो कम नहीं हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज कुछ मसाइल की निशानदेही हुई है जो इस शहर के चीदा चीदा मसाइल हैं, जिनमें सबसे पहला मसला है शहर कराची में गदागरों की जो यलगार है, क्योंकि इस शहर में गदागर जो हैं उनकी तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ हुआ है, एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि उनकी तादाद 3 से 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जबकि दूसरा सबसे अहम मसला शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। 1.5 अरब रुपए जारी तो कर दिए गए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से, लेकिन वो 1.5 अरब रुपए कहीं अब तक लगते दिखाई नहीं दे रहे। पेश वर्क जो है वो धरा का धरा पड़ा है। शहर पूरा का पूरा कॉन्क्रीट का जंगल बना हुआ है। जबकि तीसरा और सबसे अहम मसला, इस शहर की सड़कें सुकड़ती जा रही हैं, क्योंकि इस शहर में तजावुजात की भरमार है और जहां जिसका दिल चाहता है वो वहां पे ठेले पथारे माफिया को वहां पे बिठा देता है और लोगों की जेबों पे भी डाका डाला जाता है। जबकि ग्रीन बेल्ट जो है वो लोगों के चलने के लिए होते हैं कानून के और आइन के मुताबिक, लेकिन वो ग्रीन बेल्ट जो है वहां पे अब कब्जा माफिया का राज है, वहां पे ठेले पथारे माफिया का राज है। नाज़रीन, जबकि चौथा और अहम इशू है जो कि शहर कराची में पार्किंग माफिया है। शहर कराची में पार्किंग माफिया वो बेलगाम घोड़ा हो चुका है कि जिसको लगाम डालने वाला कोई नहीं। जब टेंडरिंग का अमल हुआ तो टेंडरिंग के अमल में यही पार्किंग माफिया जो है उसने मुसल्लह होकर असलहे का इस्तेमाल किया और एक दूसरे पर फायरिंग भी की, क्योंकि उनको टेंडर जो चाहिए था। जब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो टेंडर जो है जोर ज़बरदस्ती छीने गए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पार्किंग माफिया का राज बरकरार है, जो कि 10 रुपये फीस है केएमसी की जानिब से, लेकिन 30-40 से लेके 50 और 100 रुपये तक एक बाइक की फीस वसूल की जाती है। जबकि नाज़रीन, सबसे अहम मसला और वो मसला है पानी का मसला, जो कि हमने 5वें नंबर पर रखा है। शहर कराची में बारिशें होती हैं, हब डैम जो है वो भर चुका है, वहाँ पानी की मिकदार जो इतनी हो गई कि अब वो पानी बाहर बहने लगा है सड़कों की जानिब, शाहराहों की जानिब वो पानी रुक कर रहा है, लेकिन नाजरीन नलकों में पानी नहीं आता। जबकि नाजरीन, हमारा छठा जो इशू है वो शहर कराची में लोड शेडिंग का इशू है। भारी भरकम बिल तो भरे जाते हैं लेकिन बिजली आती नहीं है। बिजली आती है तो आती है वो सिर्फ रिपोर्ट्स में, वो आती है सिर्फ खबरों में कि बिजली आ गई है, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त हमने शहर कराची की यंग लीडरशिप को अपने साथ इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, क्योंकि ओल्ड लीडरशिप जो है उनकी जानिब से तो 10 से 15 साल से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अमली मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। चाहे वो पार्किंग का मसला हो, पानी की किल्लत का मसला हो, गदागर माफिया का राज हो, तजावुजात माफिया का राज हो, कोई इनको लगाम नहीं दे रहा। यंग लीडरशिप को हमने यहाँ पे प्रोग्राम में मदऊ किया है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नौजवाना ने मुहाजिर ज़ुहैब आज़म। ज़ुहैब आज़म साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट शेख साकिब अहमद, जो कि माहिर कानून है। शेख साकिब अहमद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और साथ ही साथ हमारे तीसरे मेहमान जो हैं वो है बैरिस्टर हसन खान, आप भी एडवोकेट है, सिंध हाई कोर्ट के माहिर कानून है। आप तीनों मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच उसामा भाई। शेख साकिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक सर्वे आपकी नज़रों से भी गुजरा कि शहर कराची में गदागर माफिया जो है, जिससे लोग जान छुड़ाने के लिए 10, 20, 100, 50 रुपए दे देते कि यार ये हमारे पीछे ना लगे, अब उसकी तादाद 3 से 4 लाख के दरमियान हो गई है। आईन और कानून क्या कहता है? क्या इस तरीके से रोड पे जो वसूली की जा रही है, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? साहब भाई, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कराची का कंपैरिजन मुंबई से किया, मुंबई से किया। मैं समझता हूँ कि कराची का कंपैरिजन शायद लंदन से होना चाहिए था, क्योंकि कराची की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है और कराची की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है इसका वजूद भी क़याम पाकिस्तान से पहले का है। एक टाइम लगा इस शहर कराची को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए। हम देखते हैं दुनिया में शहर बनाए जाते हैं प्लानिंग से, प्लानिंग की जाती है। हमने देखा इस्लामाबाद को प्लानिंग से बना दिया गया, हम जाते कह रहे क्या शहर है। कराची को दर हकीकत एक यतीम बच्चे की तरह छोड़ दिया गया। वो बच्चा जो दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को पाल रहा है,
और दीगर जो शहर है उनको पाल रहा है और कराची को बेयारो मददगार छोड़ के तबाह हाल कर देगी। अब आपके सवाल पर आते हैं कि कराची की सड़कों पे गदागरों की अगर हम बात करें, मांगने वालों की जो तादाद देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज से शायद 10 साल पहले वो कम थी, 15 साल पहले कम थी, इवन शायद मैं कहता हूं पिछले साल भी अगर मैं देखूंगा तो कम थी। ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। रोज ऐसा लगता है कि एक टोला आया है और वो डायरेक्ट आके मेरे सिग्नल पे मेरी गाड़ी के शीशे पे गिर गया। जिनके जो तरीकेकार हैं उन्हें ना कोई रोकने वाला। आपने कहा कानूनी क्या तरीकेकार है? क्या ये जो गदागर सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है कि पुलिस ने कभी इन्हें गिरफ्तार किया हो या पुलिस ने इन्हें रोका हो? नहीं। उसकी वजह क्या है? ये काम मैं समझता हूं पुलिस को कसूरवार ठहराना, जो अवाम है उनको कसूरवार ठहराना गलत होगा। ये काम हुकूमत सिंध का है कि वो कानून साजी करे। उन्हें शायद कराची शहर में गदागर अच्छे लगते हैं, शायद उन्हें लगता है कि कराची का इससे हुस्न दुबाला होगा। हमें इस्लामाबाद में नजर नहीं आ रहे। सिंध असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करवाया गया था, गालिबन उनका नाम है रेहान अकरम साहब, जो कि एमपीए हैं न्यू कराची। सर मसला ये है कि कराची के अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि कानून साजी का जो अमल है, ये काम हुकूमत सिंध का था कि वो ऐसी कानून साजी करें कि सड़क पर गदागरों की नहीं, उन गदागरों की सरपरस्ती करने वालों की नहीं, उस एक गदागर की भी हिम्मत ना हो कि वो कराची के सड़कों पे आकर भीख मांगे। मैं एक और आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात की निशानदेही करना चाहता हूं। आपने गदागरों की बात की, शायद हम गदागरों की जो अहमियत है या उनकी जो कि वो हमें बुरे लगते हैं या वो हमसे, इवन इस्लाम में गदागरों की मजम्मत, अगर आपने स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि इस्लाम में गदागरी की मजम्मत, मैं उससे आगे बढ़ के कराची के अंदर जो हालात हैं, जो कराची के अंदर लुटेरों का राज है, काफी ऐसी इन्वेस्टिगेशन केसेस के अंदर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो माफिया सड़कों पे बैठते हैं, जो भीख मांगते हैं गदागरी के जरिए, ये डकैतों के एहलकार हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं, रैकी करते हैं कि इस गाड़ी में ये फैमिली बैठी है, इन्होंने इतना सोना पहना है, इनके पास ये मोबाइल फोन है। ये मुताद्दिद इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं। लेकिन मैं कहता हूं सिंध असेंबली, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे होश के नाखून लें। कराची में ये मंशियात भी सप्लाई कर रहे हैं, ये कराची में कराची के लोगों की जान और माल के भी दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें लाके हमारे सर पे मुसल्लत करके पूरे पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से और कहां से लाकर उन्हें बसा दिया जाता है। इसके हवाले से मैं एक और पॉइंट भी अगर ऐड करना चाहूंगा कि हम जब कराची के अंदर गदागर भिखारी भी कराची की नहीं है, जब कराची के अंदर पुलिस भी कराची की नहीं है, तो जब दोनों ही कराची की नहीं है तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि किस इलाके के अंदर क्या? आपने अदाद शुमार बताए, शायद वो अदाद शुमार आपको पता होंगे, मुझे पता होंगे, मेरे इन भाइयों को पता होंगे, लेकिन शायद पुलिस को इन अदाद शुमार का इल्म नहीं होगा। ठीक है ज़ुएब आज़म साहब, आप बताइएगा, ये जो गदागरी का मुनज़्ज़म जो धंधा चल रहा है, आप क्या समझते हैं? क्या ये बंदरबाट से चल रहा है? इसके पीछे भी ठेकेदारी निज़ाम मौजूद हो सकता है? उसामा भाई, शायर ने बहुत खूब कहा है, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अज़ाब होगा। गदागरी हो, स्ट्रीट क्राइम हो, कराची पाकिस्तान के उन शहरों में से, बल्कि दुनिया के उन शहरों में से है जिसपे हुकूमत अपना टैक्स लेने के लिए तो रोब दिखाती है, हुकूमत यहाँ पर पैसा वसूल करने के लिए तो रोब दिखाती है, हुकूमत यहाँ पर इजारादारी कायम करने के लिए तो रोब दिखाती है, लेकिन जहाँ आप स्ट्रीट क्रिमिनल हो, जहां गदागर हो, जहां मंशियात फरोश हो, इनकी बात आ जाए तो हुकूमत बेबस नजर आती है। मुझे बताएं, क्या किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में दुनिया के अंदर, चाहे आप अफ्रीका के ममालिक में ही चले जाएं, जो कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हो, सड़क के किनारे किसी जगह पे मंशियात के 4 लोग बैठे हुए मंशियात बना रहे हो और आपकी फैमिली वहां से गुजर रही हो, कभी आपने कहीं भी पूरी दुनिया में जाके आप देख लें, आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज, कहीं भी आप ट्रैफिक के जगह गाड़ी रोकें अपनी सिग्नल पर और जाके गदागर आपकी गाड़ी को रोक के पैसे मांगने लग जाए और ऐसी हरकतें करें कि आप मजबूरन उसको पैसे निकाल के दें, जान छुड़ाने के। मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों के लिए
KMC के पास भी एक इदारा मौजूद है कम्युनिटी पुलिसिंग का। कम्युनिटी पुलिसिंग का जो इदारा था बनाया इसलिए गया था कि जो शहर के मेट्रोपॉलिटन के जो मसाइल हैं उनके मसाइल को कहीं ना कहीं, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जाती। हाँ, यही मसला है ना। हमने वो इदारे जो शहर की भलाई के लिए, फलाह के लिए थे, उनको खत्म कर दिया, और जो लोग शहर को नोचने आए, मसला उस माइंडसेट का है जो ये समझता है कि कराची सबके लिए है। मसला उस माइंडसेट का है जो कहता है कराची कमाल जो है भूखा सोने नहीं देता। जब तक ये माइंडसेट शहर कराची में और हुकूमत सिंध अगर खुद साख्ता तौर पर इस माइंडसेट को पनपने देगी, सैलाब आएगा कराची चले जाओ, जलजला आएगा कराची चले जाओ, अफगान बस्तियों में अफगानिस्तान के लोगों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए गए, कराची चले जाओ। फुटपाथ पे रहना है फुटपाथ पे रहो, पुल के नीचे रहना है पुल के नीचे रहो, हाईवे पे रहना है हाईवे पे रहो, लेकिन तुम्हें हुकूमत सिंध की तरफ से बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड दिया जाएगा। अगर तुम वैसे भिखारी नहीं बनना चाह रहे, तुम चाह रहे हो सड़कों पर आके भिखारी, तो फिर सड़कें तो आपके लिए खुली हुई हैं। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, गदागरों के लिए, मंशियात फरोशों के लिए शहर की सड़कें आमतौर पर खुली हुई है। ट्रैफिक पुलिस, हत्या के सिंध पुलिस, तमाम लोगों के सामने हर काम हो रहा होता है। यहाँ पर जो मेन रोड है, पुल, उसके सरिये काट दिए जाते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो जाती है रातों में, कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ सड़कों पर मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से गदागर तो बिल्कुल एक सेंसिटिव टॉपिक है, और इसके लिए हुकूमत की कानून साजी जरूरत है। एक वक्त था कि जब हमें याद है कि पुलिस की मोबाइलों में गदागरों को भर के एक इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ था 2012-11 में, और क्रैकडाउन के अंदर शहर की तमाम सड़कों से गदागरों का सफाया किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद किसी मंसूबे के तहत इन्हें कराची में दोबारा लाया गया। ठीक है नाज़रीन, आज इस हवाले से एक अहम इजलास भी हुआ है कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जेर सदारत, जिसमें ये गदागरी के नेटवर्क की रोकथाम के हवाले से इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाने के हवाले से भी गुफ्तशनीद हुई है। बैरिस्टर हसन साहब, आप बताइएगा, सिंध असम्बली में और बिलखुसूस सिंध हुकूमत ने या तमाम अवामी नुमाइंदों ने इस हवाले से क्या कानून साजी करनी चाहिए कि गदागरी जो माफिया है, ये माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि शहर कराची में कोई भी एक नया धंधा शुरू हो जाता है जो कि पनपते पनपते जो है वो एक माफिया की सूरत इख्तियार कर जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या कानून साजी इस वक्त होनी चाहिए? उसामा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि गदागरों की कराची में भरमार नहीं है, कराची में यलगार हो गई है। भरमार तो थी, वो यलगार हो गई है 2022 के अंदर जब फ्लड आया। सैलाब के बाद कराची से इमदाद पाकिस्तान जा रही थी, सिंध से सिंध हुकूमत ट्रकों में इंसानों की या गदागरों की सूरत में वो वाली इमदाद कराची पहुंचा रहे थे। अब हुआ क्या है, जो वहां से लोगों को यहां बसाया गया, गैर मकामी जितने वहां पर रहते थे उनको सिंध गवर्नमेंट के थ्रू इनडायरेक्ट डायरेक्ट यहां पे बसाया गया। यहां पर बसाने के बाद जिन जिन जगहों पर उनको आउटस्कर्ट्स एरियाज के अंदर जहां जहां पर उनको जगहें दी, स्लम्स एरियाज बनाए, वो सब आज रेगुलराइज हुए हुए हैं। किसी को गोटाबाद की स्कीम के नाम पर सनद दी गई है, किसी को रेगुलराइज करके वहां पर मकाम अकोमोडेट और फैसिलिटेट किया गया, प्रॉपर किया जा रहा है। और एक बात आप बताएं, कानून साजी कैसे होगी सिंध असेंबली में? मैं आपको बताऊं, सिंध असेंबली में 2023 तक आप उठा लें, जितनी करारदादें पास हुई हैं, जितनी रेजोल्यूशन स्टेबल होकर जितनी यूनानिमस पास हुई हैं और 2/3 मेजोरिटी से या सिंपल से, उन सब के रूल ऑफ बिजनेस तो बने ही नहीं है भाई। रेजोल्यूशन पास होती है, उसके बाद रूल ऑफ बिजनेस बनते हैं। ये भी सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा टेक्निकल गेम है। वो इसमें भी कानून के साथ खेलते कैसे हैं कि वो रूल ऑफ बिजनेस बनाते नहीं है। जब रूल ऑफ बिजनेस नहीं बनेगा तो कानून अमल में नहीं आएगा, और आप किससे आप फरियाद करोगे? आपके जो आज के हमारे कराची पुलिस चीफ लगे हुए हैं, जो कराची के सिंध के आईजी लगे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, अगर इनकी परफॉर्मेंस पर्सनली तौर पे बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन अगर इनकी आप परफॉर्मेंस उठा के देखें तो 2022 के अंदर कराची में डकैतियों का उरूज था। 2022 से लेके जुलाई अक्टूबर 2022 तक एक आपकी वेव गुजरी। बिल्कुल 2023 के अंदर दोबारा डकैतियां हुई हैं, तो इन्हीं के टाइम पे हो रही थी। यही आईजी सिंध साहब थे, गदागरी का जो मामला है ये इंटर रिलेटेड है, प्रॉपर फैसिलिटेशन हो रही है मंशियात फरोशों से, डकैती से, घरों के अंदर ट्रेस पास हो रहे हैं, कूदा जा रहा है, चोरियां हो रही हैं, कुछ मासियों की शक्ल में आ रहे हैं। आप मतलब अपनी फैमिली के साथ कहीं पर खाना खाने जाएं, आप ड्राइव थ्रू करते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं, वहां पर इतने मतलब कि जितने आप निवाले नहीं खाएंगे खाने के, उससे ज्यादा तो गदागर आके मौजूद होते पैसे मांगने के लिए। अब आप ये बताएं इसका क्या इलाज होगा? वही मारे जा रहे हैं। मतलब कि सबसे बड़ा अलमिया ये है, कराची में ना
जो कराची शहर के मुहाफिज हैं ना वो मकामी है, सही। ना कराची को लूटने वाले मकामी हैं, ठीक। और ना ही कराची में मांगने वाले मकामी है। ठीक। इसके ऊपर कानून साजी का हल ये है कि एक स्पेशल कमेटी बने, उस कमेटी को चेयर करे ऑपोजिशन। उस कमेटी के सामने आईजी सिंध साहब को भी बुलाया जाए, एडिशनल आईजी साहब को भी बुलाया जाए, और उसके साथ साथ केएमसी के जो डायरेक्टर सिटी वार्डन है उनको बुलाकर कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिस को कि भाई कौन कौन से हमारे पॉइंट्स कराची शहर में ऐसे हैं जिनके ऊपर सेफ्टी नहीं है। सीसीटीवी का निजाम खत्म है। मतलब कि एक अफसर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो आपने बना दिया, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऑफिस ही नहीं आपने बना कर दिया। मतलब लोकेशन ऑफिस जो है वो लोकेट नहीं किया हुआ। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिला बस्ती में कंट्रोल रूम बना है, 35 कैमरे अभी तक जो है, और शहर की किस्मत जाग अच्छा, गई है। आप रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड निकलवा लें 35 उसामा भाई, उसका रिकॉर्ड निकलवा लें कि कितने एक्टिवेट है, सही। कितने ऑपरेशनल है, वो पता लग जाएगी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स के थ्रू। सही, ठीक है। नाजरीन, ये तो एक गदागरी का टॉपिक हो गया। हमारा दूसरा टॉपिक था शहर में बढ़ते हुए जो है वो तजावुज़ात का, क्योंकि हमने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले को जो है वो सेकेंडरी रख दिया। इससे पहले हमने टॉपिक उठाया कि शहर कराची में जिस तरीके से तजावुज़ात माफिया जो है वो पनप रही है, और जो ग्रीन बेल्ट्स और जो सड़कें सफ़र के लिए होती थी, ग्रीन बेल्ट्स लोगों के लिए चलने के लिए होती थी, अब उनसे वो सहूलियात भी छीनी जा रही है, सड़कें सुकड़ती जा रही हैं। एडवोकेट शेख साकिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझते हैं जिस तरीके से अगर हम सफ़र करें, एक मैं आप नॉर्मल सी एक मिसाल देता तो नागन चौरंगी से 4 के चौरंगी तक आपका हम सबका वहाँ से गुजर बसर भी होता है, और आप क्या समझते हैं क्या मुमकिन तौर पर वहाँ पर कोई तजावुज़ात माफिया जो है उसका राज बरकरार है? नागन चौरंगी से लेकर 4 के चौरंगी तक सिर्फ और सिर्फ तजावुज़ात की भरमार है। तो शहर का हो गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, इसके अलावा आप सदर साइड पे जाएँ, आप कोरंगी साइड पे जाएँ, लांडी बाबर मार्केट की साइड पर आप जाएँ, क्या हो रहा है इस शहर में? 1000 रुपये महीना लेके या 2000 रुपये महीना लेके आपको सड़कें बेच दी गई हैं। कौन कर रहा है इन सब की पुष्ट बनाई? सामा भाई, आपका जो सवाल है तजावुज़ात के हवाले से, इस पे इसका जो हमें पसे पर्दा जो वजूहात है लोगों को वो समझने की ज़रूरत है। कराची में जो कराची के मकामी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपने खानदान, अपनी नस्लें जान से, माल से, टाइम से लगाकर इस कराची को बनाने में लगा दिया, मैं बात कर रहा हूं कराची के ताजिरों की। सही। वो कराची के ताजिर जो लियाकताबाद की मार्केट में बैठा हो, वो कराची का ताजिर जो तारिक रोड की मार्केट में बैठा हो, या वो कराची का ताजिर जो सदर की मार्केट में बैठा हो, तमाम के तमाम कराची के जो मकामी ताजिर है वो एक दुकान लेकर बैठे हुए हैं। मेरा सवाल है, वो दुकान में कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, वो उस कमर्शियल मीटर के अकॉर्डिंग बिल दे रहे हैं, फिक्स टैक्स भी दे रहे हैं, एडवांस टैक्स भी दे रहे हैं, भत्ता भी दे रहे हैं, यूनियन को पैसे भी दे रहे हैं, हुकूमत को पैसे दे रहे हैं, सिंध हुकूमत को टैक्स अलग दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत को टैक्स अलग दे रहे हैं। उस टैक्स देने के बाद, अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद, अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह देने के बाद जो उनके पास बचता है उनका प्रॉफिट होता है। तो मेरा सवाल है, जो कारोबारी लोग हैं शायद वो चीज को समझ सकते हैं, जिनकी चीखें निकली, जिन्होंने कराची में हड़ताल की कि हमारे पास इस तरह के टैक्सेस लगाने से हम खाएंगे क्या, हम कराची के लिए काम क्या करेंगे। जब भी कराची में कोई मामला हुआ, पाकिस्तान में कहीं सैलाब आया, जलजला आया, या कोई सिक्योरिटी के मामला हुए, कराची के ताजिर शाना बशाना आगे खड़े रहे। यहां से अब मैं आगे आता हूं, जो आपने तजावुज़ात की बात की, जो कराची के अंदर लोग तजावुज़ात लाकर बिठा दिया गया है, मैं इस बात को क्लियर करता चलूं कि वो कराची के मकामी नहीं है सर, वो कराची से लाकर बसाया गया। और मैं एक बात करना चाहूंगा, जब कराची का ताजिर ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस देने के बाद अपना कारोबार कर रहे थे, तजावुज़ात खड़ी करके वहां पर एक रेडी लगा के उसको गरीब का लेवल देके उसे कारोबार करना बहुत आसान है। वो एक दुकान लिए हुए जो मकामी है कराची का, उससे ज्यादा वो कमा रहा है, लेकिन कोई पूछ, उसने कुंडा भी डाला। ठीक है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ केएमसी और टीएमसी में भी तो मकामी लोग बैठे हुए हैं, कैसे वो पुष्टपनाही कर रहे हैं तजावुज़ात माफिया की? साहब भाई, आपका जो सवाल है केएमसी का आप सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि केएमसी के पास कोई पावर छोड़ा? आर्टिकल 140 जो सिंध हुकूमत, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पायनियर बनती है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी का जो मेन इंग्रेडिएंट एसेंस है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि आपने जब आप बात करते हैं, जब आप सिंध हुकूमत में थे, वफाक से आपका मुतालबा होता था कि आप एनएफसी से सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं देते। आप वफाक से सिंध हुकूमत का हिस्सा लेने के बाद क्या आपने
मेयर कराची को नीचे लोकल गवर्नमेंट में क्या उन फंड्स को दिए? मैं आर्टिकल 140A की बात करूंगा। आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ऐड किया गया, 18वीं तरमीम किसने की गई? सिंध हुकूमत ने की। उन्होंने आर्टिकल 140 ऐड किया, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर लोकल गवर्नमेंट का निजाम लाया गया। क्या कराची के अंदर हमने बाख्तियार खुद मुख्तार के हमने लोकल गवर्नमेंट का निजाम देखा? केएमसी एक सेरेमनी, जिस तरीके से बरतानिया के अंदर किंग की हैसियत है, क्वीन की हैसियत है, मैं समझता हूं एक सेरेमोनियल पावर दे दिया गया। मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा जो खराब हालात हैं वो हमारे केएमसी के हैं। ना आपका जो सवाल था ना उन्हें तनख्वाही दी जाती है। कराची के लोकल को आपने आपने बात की कम्युनिटी पुलिसिंग का भी इदारा है, आपने क्या सिटी वार्डन का इदारा है, क्या उनके पास कोई पावर्स हैं? उन्हें लोग सड़कों पे गालियां देने के सिवाय क्या उसके अलावा उन्हें कोई हैसियत से उन्हें कोई पावर दिया गया? ठीक है ज़ुएब आज़म साहब, आपकी जाने पाऊंगा। तजावुज़ात की भरमार है। मैं फील्ड में भी गया, मैंने वहां पूछा, बहुत से ठेले पथारे माफिया वाले बोलते हैं कि हम मुकामी थाने को पैसे देते हैं, कुछ की जानिब से कहा जाता है कि हम ट्रैफिक पुलिस को दे रहे हैं, कुछ की जानिब से कहा जाता है हम फला 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 भाई को या फला अफसर को या यूसी में जो कोई भी फला जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से जो कोई भी वहाँ पे हेड है जो लीड कर रहा है हम उसको पैसे देते हैं। तो इससे तो मुराद ये हो गया कि अगर चले वो ठेले पथारे माफिया में इस बहस में भी नहीं पड़ते कि मकामी के हैं या गैर मकामी के हैं या कराची में रहने वाले के, कहीं 7 समंदर पार से आके आए हुए बंदे ने जो है वो तजावुजात कायम कर दिए। आप क्या समझते हैं, क्या इदारों की बंदरबाट से नहीं चल रहा है ये सब? साहब सबसे पहले तो ये बात समझने की कि ये जो पथारे लग रहे हैं इसके पीछे पूरा एक सिस्टम मौजूद है। एक बंदा है जो किराए पे पथारे दे रहा है और उस पे पथारे पे लगाने के लिए सामान भी दे रहा है, वो उस पथारे का पर डे का प्रॉफिट साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है। प्रोटेक्शन भी दे रहा है। प्रोटेक्शन तो आपकी पुलिस खुद दे रही है। किसी भी रेडी पे खड़ी होगी उससे बोलेंगे 4 सेब दे दो, 5 केले दे दो, प्रोटेक्शन मिल गई। अगर उसने नहीं दिया तो उसको बोलेंगे 200 रुपए दे दो, प्रोटेक्शन मिल गई। फिर दूसरी गाड़ी आएगी वो 200 रुपए लेके चली जाएगी। तो प्रोटेक्शन तो आपकी सिंध गवर्नमेंट दे रही है। आप किसी भी कराची के अंदर होटल पे चले जाएं, वहां पर आपको 5 मिनट अगर सिंध पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई नजर आएगी तो वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़ी हुई, वो वहां पे चाय पीने के लिए खड़ी हुई होटल वाले से। अगर आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाएं और सब्जी वाले की दुकान पे जाके अगर आपको वहां पे पुलिस वाला नजर आ जाए, ये यकीन करिएगा वो वहां पे नर्क देखने नहीं आया, वो वहां पे अपने नर्क सीधे करने आया है। अगर आप किसी भी पथारे वाले के पास जाके पूछें कि सिंध गवर्नमेंट या कराची की जो पुलिस है वो पर डे उनको कितना देते हो, मेरे ख्याल से एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 1000 रुपए से कम एक पथारे वाला किसी भी अपने इलाके के थाने वाले को देता होगा। अब आ जाते हैं जो यूसी का निजाम है। जब आप उनकी तनख्वाहें नहीं देंगे, यूसी चलाने के लिए 5 लाख रुपए का आप बजट दे देंगे, अब 12 लाख का हो गया। 12 लाख का हो गया है। अब 12 लाख रुपए का दे देंगे और उसके बाद आप यूसी नाजिम को बोलेंगे कि भाई काम करो। और उसके बाद पीछे सियासी जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके कारकुनान अगर इलाकों में ये पथारों के ऊपर वर्किंग करके पैसे ले रहे हैं तो ये किसका उनका भी नाम खराब हो रहा है। तीसरी चीज इसमें जो सबसे अहम चीज है, आप मुझे बताएं कि आपका इस्लामाबाद जाना हुआ है? इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल मार्केट्स बनी हुई है और उस मार्केट्स के अंदर हुकूमत की तरफ से सस्ती दुकानें दी जाती हैं। कराची के किसी इलाके में आप मुझे वो सस्ती दुकानों का रिवाज दिखा दें। नहीं, बिल्कुल है ऐसा ज़ुएब आज़म साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। ऐसा है, चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। कितने सालों बाद ये इनिशिएटिव आया? अभी जैसे कि बल्दियाती निजाम आया है, 70 सालों में पाकिस्तान बन चुका है। 60 के बाद कराची दारुल खिलाफा से हट चुका है। 60 के बाद अगर आप 2023 में 24 में आके मुझे बोलते हैं कि एक शाह फैसल के टाउन नाजिम ने अपने इलाके के अंदर ये एक मॉडल बना दिया, तो मेरे ख्याल से ये शर्म की बात है। हमारे लिए भी, सबके लिए भी, उस इलाके के लिए तो एक मॉडल ही है। हमें ये समझना है उसामा भाई के सिंध गवर्नमेंट अगर इस शहर को ओन करना चाहती है, अगर केएमसी का मेयर इस शहर को ओन करना चाहता है, अगर जमात इस्लामी का एक टाउन नाजिम इस शहर को ओन करना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये होगी। मैं पीपल्स पार्टी का मेयर का नाम भी ले लेता हूं, ये ना हो कि फिर शिकवा हो जाए कि जमात इस्लामी का नाम ले लिया, पीपल्स पार्टी का नाम ले लिया। और एमक्यूएम के भी एक कारकुन को यह फैसला करना है कि जब हम शहर के अंदर वोट लेने निकलते हैं, जब हम ये फैसला करते हैं कि हमें इख्तियारात चाहिए, जब हम ये फैसला करते हैं कि कराची के लोगों को पानी चाहिए, तहरीक इंसाफ वालों को भी इसमें लाते हैं। तहरीक इंसाफ इस शहर ने मैंडेट दिया था और तहरीक इंसाफ को तब्दीली का मैंडेट दिया था, लेकिन उनकी तब्दीली भी मखसूस जो है वो इलाकों से होती हुई वहीं पे खत्म हो गई। उसामा भाई, अब कोशिश ये करनी है, देखें पाकिस्तान की सूरत हाल आप सबके सामने है। लोग गुर्बत की खतरे जो लकीर है उससे भी नीचे चलेगा। अगर हम छोटे छोटे
पठारे वालों को भी अगर काम करने नहीं देंगे तो हो सकता है कराची या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हमारा वेट कर रहा हो। हुकूमत को यह फैसला करना है कि हम सरकारी सतह पर कुछ ऐसे इलाके बनाएं जहां पे कमर्शियल मार्केट का निजाम हो। आप कराची के जो बनाए जिस डिफेंस जिसकी हम मिसाल देते हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ, या बैरियर टाउन जिसकी हम मिसाल देते हैं, तो वहां की इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि रिहायशी इलाका अलग होगा, कमर्शियल इलाका अलग होगा। कराची के नक्शे को भी अगर आप पुराने नक्शे को देखें तो उसमें बाकायदा कमर्शियल मार्केट का एक नक्शों में एक वाज़ेह तौर पे दिखाया जाता था कि भाई ये कमर्शियल मार्केट बनेगी। आज वो कमर्शियल मार्केट प्लाजाओं की शक्ल इख्तियार कर गई है, वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो आपकी सिंध पुलिस का किरदार है, जो आपकी ट्रैफिक पुलिस का किरदार है, वो इसमें अहम है। जब आपका शहर का सिंध पुलिस का एक अफसर ये देखते हुए गुजर जाए कि उसके रोड पे पथारे लगे हुए हैं। आज कल की बात है, कल मैं देख रहा था शार फैसल के पास से कोई वीआईपी प्रोटोकॉल जा रहा था बलोच कॉलोनी के पास से, तो बलोच कॉलोनी के पास जितने ठीए थे माशाल्लाह से साफ हुए हुए थे। मतलब अगर वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला उस रोड से गुजरेंगे तो उनको तो सब अच्छा नजर आएगा, लेकिन जब आवाम, मैं और आप गुजरते हैं तो हमारे उस दर्द सर का सामना करना पड़ता है जो आज तक कराची में रहने वाला बर्दाश्त कर रहा है। ठीक, बैरिस्टर साहब आपकी जानिब आऊंगा। आप तजावुजात की भरमार का जिम्मेदार किसको समझते हैं, क्या समझते हैं, किसके आशीर्वाद से ये तमाम तर मुनज़्ज़म धंधा चल रहा है? उसामा भाई देखें, पहली बात तो ये है तजावुजात आज से नहीं चल रहे। इसकी भरमार 2013-8 के बाद से होना शुरू हो गई। 8 के बाद जब सिंध गवर्नमेंट ने चार्ज अज्यूम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह लें, उसके बाद से लगातार आज हम इस कंडीशन पे आ गए हैं कि फुटपाथ नहीं बचे लोगों के लिए चलने के लिए, कोई प्लेग्राउंड नहीं बचे लोगों के बच्चों के लिए खेलने के लिए, कोई ऐसे पार्क्स नहीं बचे जहां पे फैमिलीज जो है अपने लोगों को लेकर एक पिकनिक के तौर पे जाएं। जबकि 2018 या गालिबन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था कि कराची शहर की कराची रजिस्ट्री के अंदर वो फैसला हुआ था कि तमाम तजावुजात खत्म किए जाएं। तजावुजात खत्म करने के साथ साथ जितने एमिनिटी प्लॉट्स पे ये बाजार चल रहे हैं, ये बाजार खत्म करके इनको कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दें जहां पर एज सच कोई एक्टिविटी ना हो। अब मजे की बात यह है कि जो आइन लिखने वाले हैं, सिंध गवर्नमेंट ये कहती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन हमने दिया 1973 का, अब आइन बनाने वाले वो लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई एक ऑर्डर आप ऐसा दिखा दें जो कराची के अंदर या सिंध के अंदर इंप्लीमेंट किया हो इन्होंने। तजावुजात एसबीसीए का अलग ठेका चल रहा है, ये जो पोर्शन है ये भी तो इंक्रोचमेंट में आ रहे हैं ना। रेजिडेंशियल लियाकताबाद आप चले जाएं, ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं कि अल्लाह ना करे कल के कोई जलजला आता है या कोई कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। नाज़िमाबाद आप देख लें, फिडल बेरिया, अजीजाबाद आप देख लें, ये भी इंक्रोचमेंट है। बात ये है कि जब असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, ये जितनी एक आपकी हायरार्की जो टॉप की बैठी हुई है, जब आंख बंद करके बैठेगी तो क्या होगा। आपने एक बात की कि हॉकर जोन जो बनाया है, उस हॉकर जोन को सबसे पहले इनिशिएट किया किसने? टीएमसी शाह फैसल की, यही आपने आई थिंक बात की ना। अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि शाह फैसल 3 नंबर पर एक पेट्रोल पंप चल रहा था जिसकी ना ही कोई डिमार्केशन हुई थी, ना ही उसको कोई अलॉटमेंट हुई थी, ना ही उसके पास लाइसेंस था। वो सिर्फ एक टैंक मिनी पेट्रोल पंप, एक टैंक था खाली, मिनी पेट्रोल पंप भी नहीं, एक टैंक रख के एक बच्चा पेट्रोल फिल कर रहा था गाड़ियों के अंदर। वो परमिशन भी टीएमसी शाह फैसल की निकली हुई थी। तो पहले तो इस चीज पे अब इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक दुकान के सामने पेट्रोल टैंक रखकर लोगों को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोगों की क्या पब्लिक एट लार्ज की जान खतरे में नहीं है? सही। जितने तजावुजात आप देख रहे हैं लांडी से बल्दिया तक, उसमें हर जमात शामिल हो सकती है और होगी, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा। उसकी वजह यह है कि आपने केएमसी के इदारे जिनके अंडर ये चीजें फॉल होती हैं उनको कर दिया है मफलूज। ठीक है, वो केएमसी का जो चार्ज पार्किंग का डिपार्टमेंट है वो इसको एंक्रोचमेंट में चले पार्किंग के मामले पे आते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, हमारा आज का तीसरा और सबसे अहम मौजू है शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि किसी की भी आंख से ओझल नहीं है। अलबत्ता अगर वो ओझल है तो हुक्मरानों की आंखों से, इंतजामिया की आंखों से, अरबाबे इख्तियार की आंखों से, जहाँ बैठकर कानून साजी होती है उनकी आंखों से। अलबत्ता ये ओझल नज़र आता है शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वक्त सड़कें तबाहाल हैं। अब तो अलमिया यह है कि सड़कों पर और फ्लाईओवर्स पर गहरे शगाफ पड़ चुके हैं जो कि किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बैरिस्टर हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप बताएं, शहर कराची में सड़कें तबाहाल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कॉन्क्रीट का जंगल ये शहर बन चुका है, सूरत इख्तियार कर चुका है कॉन्क्रीट के जंगल की।
मुझे ये बताइएगा कि जो 1.5 अरब रुपए की जो रकम ग्रांट की गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, क्या ये रकम इतनी खतीर रकम है कि इसमें शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फिर से पुरानी हालत में हम ला सकेंगे? उसामा भाई, 2005 से लेके 2010 तक 300 अरब खर्च हुए थे इस शहर को बनाने के लिए। अब इस शहर को दोबारा नए सिले से बनाने के लिए ना 800 अरब से ज्यादा के पैसा दरकार है। आप 1.5 अरब देते हैं, उस 1.5 अरब के अंदर भी ये जो आपकी बीआरटी लाइन डाली हुई है आपने बोलान सज्जी वाले रोड पे हसन स्क्वायर पे, आधे पैसे उसके अंदर आप एडजस्ट कर देंगे। बाकी जो मंसूबे आधे पैसे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अब अलमिया क्या है, केएमसी की रोड अलग है, उसी रोड के साथ आगे जाते आते लेफ्ट पे अगर आप कट लेंगे टीएमसी की हुदूद शुरू हो जाएगी। अब केएमसी बोलेगी ये हमारे अंडर नहीं है, टीएमसी बोलेगी ये हमारे अंडर नहीं है। बात ये है कि जब तक आप आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप उसको उसके तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को मुकम्मल इख्तियारात नहीं देंगे, वो इख्तियारात जो 2022 में साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अपने जजमेंट के अंदर कही थी कि ये इख्तियारात होने चाहिए, वो इख्तियारात क्या होने चाहिए? पैराग्राफ 17 था उस जजमेंट का, उसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, फ्रांस में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, साउथ अफ्रीका में कैसे करता है, टर्की में, उसको रिफ्लेक्ट किया था पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 34 के अंदर उन्होंने लिखा था कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 140A एंड लोकल गवर्नमेंट क्या क्या इदारे आने चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज जितनी है वो सब लोकल गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए। उसी के साथ आगे कंटिन्यूटी में अगर आप जाएं तो पैराग्राफ नंबर 45 के अंदर सब क्लॉज उसका 4, 5 और 6 था, उसमें उन्होंने कहा KDA, MDA, LDA, SBCA और आपका सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, मास्टर प्लान, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके साथ साथ जितने इदारे हैं, पुलिस हो गई, बाकी हेल्थ का फैक्टर, वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो सब उस जजमेंट में जस्टिस गुलजार साहब ने 3 रुकनी बेंच ने डायरेक्शन दी थी कि आप इस पे कानून साजी करके तमाम इदारे लोकल गवर्नमेंट के अंडर लेकर आए। पैराग्राफ 46 के अंदर उस जजमेंट के अंदर क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि सेक्शन 74 और सेक्शन 75 का सब क्लॉज 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का वो नल एंड वॉइड कर दिया गया था, कलअदम करार दे दिया गया था और कहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आप आर्टिकल 140A की जो भी कानून साजी है वो करें। अब आज पीपल्स पार्टी बता दे कहां हुई है। आप अलादीन वाला रोड ले लें, बड़ा प्यारा रोड था, 2020 के अंदर आपका हसन स्क्वायर वाला रोड बना, बड़ा खूबसूरत रोड बना, अच्छा उन्होंने डिजाइन करके उसकी मेगा प्रोजेक्ट इनलार्ज करके बनाई। 2015 में मेयर के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का किसी भी अप्रूवल का इख्तियार नहीं था। आप 2021 का या आई थिंक 22 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाए, उसमें आपने पावर थोड़ी बढ़ा दी। अच्छा मजे की बात, आज आप ये 1.5 अरब रुपए की ग्रांट दे रहे हैं, जो मेयर है वही एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहा है। अब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब काबिल आदमी हैं, सब चीजें हैं, दिन रात शारे फैसल की सड़कों से लेकर आपका मिलेनियम मॉल की सड़कों पे घूम रहे होते हैं, जबकि उनको ये बेहतर पता है कि शारे फैसल की जो सड़क है वो केएमसी से ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर है। जब बारिश का पानी निकासी आपका काम होता है, उनको भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उनको एम्पावर करे। मेयर कराची साहब भी कहीं ना कहीं ये दिखा देते हैं, अब जो है केएमसी का एक रोना जो है वो गा देते हैं, उसका नुहा पढ़ देते हैं कि भाई इख्तियारात की जंग है। अब जब चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट होगा कचरा उठाने से, कि कचरा उठाने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखा होगा, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे आएगी। 1.5 अरब रुपए में अगर आप ये समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इस पे, 1.5 अरब रुपए में अगर आप ये समझ रहे हैं कराची की सड़कों का हाल, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे 70% रेवेन्यू कराची देता है वफाक को, जो बनता है 13,000 अरब की कलेक्शन में से 9,500 अरब। उसके साथ साथ कराची देता है 400 अरब 99.9% सिंध गवर्नमेंट को। बदले में आपको पता है कराची को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 25 अरब रुपए। डेवलपमेंट बजट बता रहा हूं, और इस साल का बजट आप एडीपी स्कीम्स उठा के देखें, बजट उठा के 2024 का फिस्कल ईयर का बजट प्रोविंस का उठा के देखें, उसमें कराची के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट या तरक्याती मंसूबा नहीं रखा गया। वहां तो आप हजारों और अरबों रुपए ले रहे हैं, कराची को बदले में 25 से 28। ठीक है ज़ुएब आज़म साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर की तबाही का जिम्मेदार कौन है? आया वो इंजीनियर्स हैं जिनकी
समझे कि दस्ते साया या ज़ेरे साया ये तमाम तर काम हुए हैं, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए गए थे सियासी पुष्टपनाही पे या फिर सियासी असर रसूख पे। और दूसरा सवाल मेरा यह है आपसे, क्या ये 1.5 अरब रुपए की जो रकम है, ये रकम शहर कराची का नक्शा बदल देगी? साहब भाई वही बात है कि मैं इसमें भी एक शेर याद आ गया, अगर आप याद देंगे तो पढ़ दूंगा कि चंद ख्वाबों ने अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, वो जिन्हें सूरज मेरी चौखट से मिला करता था आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। 1.5 अरब रुपए उसी खैरात को मैं समझूंगा, और कराची वालों को यह फैसला करना है। अब मैं समझता हूं कराची के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये फैसला करना है। अगर जमात इस्लामी एमक्यूएम के साथ नहीं बैठ सकती, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी शहर के साथ नहीं बैठ सकती, तो फिर कोई ना कोई एक ऐसा न्यूट्रल इमेज शहर में लेकर आना पड़ेगा जिनके साथ ये सब बैठने को तैयार हो जाएं और बैठ के फिर शहर की बात की जाए। एक दिन शहर निकले और अपने इख्तियारात के लिए निकले, एक दिन मेयर निकले और उसके साथ पूरी टीम मिलकर इस शहर के लिए बात करते हैं। अगर मुर्तजा बाब साहब इस बात में संजीदा हैं तो हम साथ देते हैं, मुर्तजा बाब साहब का है, सड़कों पर एक दिन के लिए बैठते हैं। अगर शहर को बेहतर करना है, वरना यही लावारिसों की तरह इस शहर को छोड़ देंगे। मुझे आप बताएं उसामा भाई, किस दुनिया के किस शहर में होता है कि ग्रीन लाइन बस वफाक ने बनानी हो तो वो एक सड़क के किनारे पर पूरा रोड तोड़कर पुल बना दे और उस सड़क को उस पे एक ग्रीन लाइन बस चलाई जाए, जिसके अंदर रोज की बुनियाद पर अगर 2000 लोग भी सफर करते तो उस सड़क पर डेली की बुनियाद पर तकरीबन 1 लाख बंदा सफर करता होगा, जिसके लिए रोड को आपने सुकेड़ दिया। उसके बाद आप जाएं नीपा चुरंगी, जहां पे आपने रेड लाइन की बात की। कराची शहर का एक अच्छा बड़ा रोड था जिसे रेड लाइन की नजर कर दिया गया। मैं समझता हूं, मुझे समझ नहीं आता ये कौन से इंजीनियर हैं जो जिनकी अकल उस वक्त अचार खाने चली जाती है या कुछ और खाने चली जाती है कि जब वो नक्शा पास कर रहे होते, जब वो देख रहे होते कि भाई एक रेड लाइन बस बना रहे हो आप, उस रेड लाइन दुनिया के अंदर आप जाए, बर्तानिया में जाएं, सड़क के किनारे पे एक बस की लेन बनाते हैं और उस पर कानून बना देते हैं कि भाई इस लेन के अंदर किसी बाइक वाले ने या गाड़ी वाले ने नहीं जाना। मैं समझता हूं ग्रीन लाइन पे जो ये अरबों रुपए खर्च किए गए, रेड लाइन पे जो अरबों रुपए खर्च करने का ड्रामा किया जा रहा है, एक लेन बनाकर आप 800 पुलिस ऑफिसर को नाफिज नौकरियों पे रख लेते, 800 कराची वाले पुलिस ऑफिसर रख देते, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रख देते कि इस रोड पर अब कोई बाइक वाला ट्रैफिक बस गाड़ी वाला नहीं जाएगा, सिर्फ बसें चलेंगे इस रोड पे। तो मेरे ख्याल से आपका वो बजट बच जाता और कराची के किसी नौजवान को नौकरी मिल जाती। उसामा भाई, ये वक्त की अहम संगीन वक्त है जिस वक्त मैं आपके साथ बैठा हुआ बात कर रहा हूं और हम शहर कराची की बात कर रहे हैं। ये शहर अब एक डिजास्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर हुकूमत सिंध, वफाक पाकिस्तान की जो हमारी वफाकी हुकूमत है, अगर वो इस बारे में नहीं सोचेगी तो ये जो आज हसन भाई बता रहे हैं 70% और 99% जो हम बजट दे रहे हैं वो एक वक्त में आके तबाह हो जाएगा। आप पंजाब का लाहौर बना रहे हो, आप कैपिटल के नाम पर इस्लामाबाद को बना रहे हो, लेकिन वो शहर जो आपको पाल रहा है ये वो शहर है जिसके अंदर दिन भर जो हम काम करते हैं तो आज पंजाब के किसी बच्चे का रात में खाना मिलता है। ये वो शहर है कि जिसके बजट के वजह से आज पाकिस्तान जो है वो, जैसे हसन भाई ने बताया, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और बदले में आप इस शहर को दे क्या रहे हैं? दिन रात की अजियत, हम सुबह नौकरी पे जाएं, हम ट्रैफिक जाम में अजियत का शिकार होते हुए जाएं, हम कचरा ना उठाने पे अजियत का शिकार हो, बारिश हो पानी में अजियत का शिकार हो, हम तालीम हासिल करने पर अजियत का शिकार हो, हम सेहत के मसाइल के लिए अजियत का शिकार हो, तो इस शहर को कौन ओन करेगा? इस शहर को इस शहर के वासियों ने ओन करना है। मैं इस शहर के आखिर में बस एक बात कहूंगा कि इस शहर के लोगों को ओन करना है। इस शहर को, जब तक इस शहर के लोग, हमारे शहर के लोग भी बेहिस हो चुके हैं, वो अगर अपने सड़क, घर के सामने वाली सड़क पे बनते हुए अगर 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और देखें क्या मटेरियल डल रहा है, क्या चीज डल रही है। आज शारे फैसल को बने हुए तकरीबन 20-25 साल हो गए, मैंने तो आज तक खड्डा नहीं देखा। आज कराची की वो सड़कें जो 2000 में बनी थी, उन सड़कों में आप जाएं आपको गड्ढे बड़े मुश्किल से नजर आएंगे, और वो सड़कें जो 2018-19 में बनी है वो 3-3 साल, 1-1 महीने में वो बारिश के बाद जो है वो बारिश के पानी के साथ बह जाती है। हमारे लोग खुश किस बात पर होते हैं? हम 1 साल तक एक गड्ढे वाले रोड पर चल रहे होते हैं और बारिशों के करीब आके वो रोड बन जाता है तो हम बोलते हैं यार रोड बन गया, अब हम ऑफिस आराम से जाया करेंगे। फिर बारिशें होती हैं, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और फिर सड़कों को मजे की बात ये उसामा भाई, रोड डालने के बाद ख्याल आता है कि सेवरेज की लाइन डाल दी। ठीक है, अच्छा एडवोकेट शेख साकिब साहब, आपकी जानिब आऊंगा। शहर कराची में देखा ही जाता है कि वैसे कि अगर हम सफ़ात में देखें बहुत सारी जगहों पे पार्किंग की मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। और वो पार्किंग माफिया 10 रुपये KMC की जो फीस है
वो 10 रुपए वसूल नहीं करती। जितना मोटा कस्टमर मिल गया, जितना पैसों वाला बंदा मिल गया, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए तक वसूल कर लिए जाते हैं। इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? उसामा भाई, कनेक्टिविटी में जो बात चल रही थी तजावुजात से आगे मैं इसको शायद दोनों टॉपिक्स मैं कहता हूं कि ये कंबाइंड एक टॉपिक है, बिल्कुल अलहदा करके इसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। जैसा कि हसन ने डिटेल में कहा कि जस्टिस गुलजार साहब ने जो कराची के मकामी थे और आगे जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने 2019 में जजमेंट पे जजमेंट लिखते गए, पैराग्राफ लिख दिया और इंप्लीमेंट करवा दिया। लेकिन हम कराची के अंदर वो इंप्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे देखते हैं जिसका नाम है नस्ला टावर। मेरा यह सवाल है कि शायद पाकिस्तान का कानून भी सिर्फ कमजोरों पे, पढ़े लिखे कराची वालों पे, जो कोई टीचिंग करके, जो प्राइवेट नौकरी करके, बैंक में नौकरी करके, जो मुतवस्सित तबके जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपना एक अच्छा घर बना ले, वो नस्ला टावर तोड़ दिया जाता है। नस्ला को तो ईमान का मसला बना लिया गया। मैं समझता हूं अगर इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, मैं समझता हूं जो कराची के मकामी है, नस्लकुशी हुई कराची वालों की। हम बात करते हैं गजा की, हम बात करते हैं फलस्तीन की, इजराइल की बात करते हैं। जब नस्ला टावर तोड़ दिया गया तो क्या कटी पहाड़ी पे किसी की हिम्मत नहीं हुई ऑर्डर जाके कि कटी पहाड़ी पे जो लोग आबाद हैं, क्या उसे किसी ने रेगुलराइज किया गया या किसी वो लॉफुल अथॉरिटी से वहां पर रह रहे हैं? तो मेरा ये सवाल है, कराची के अंदर प्रॉपर एक नस्लकुशी की गई है जिसका हम जो सद्देबाप है वो आज तक देख रहे हैं। फिर आपका जो सवाल है कि कराची के अंदर जो चार्ज्ड पार्किंग है, कराची के अंदर जो मैंने जैसे कहा कि कराची के अंदर प्रॉपर एक मेट्रोपॉलिटन निजाम की जरूरत है। कराची के अंदर जो तरक्की हमने देखी वो उसी दौर में देखी जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास पावर था। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में एक पार्किंग प्लाजा बनाया गया सदर के अंदर, जिसका मकसद क्या था? वो शायद चाह रहे थे कि पाकिस्तान को, कराची शहर को, जब कराची शहर दुनिया के तरक्की करते हुए शहरों में उनका शुमार होता था। आज मेरा सवाल यह है कि उस पार्किंग प्लाजा की हालत क्या है? मैं आगे जाता हूं, सिंध हुकूमत से ये बात करता हूं। बीइंग एन एडवोकेट, मेरा रोज जाना होता है कोर्ट के अंदर, सेशंस कोर्ट की मैं बात करता हूं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इस बात की भी सिंध हुकूमत को बताना चाहता हूं कि कभी आके जिन वकला को ये अपना शान और शौकत कहते हैं, बिलावल साहब जिस बार में आके खिताब करते हैं और अपने वकला को अपना पावर समझते हैं, मैं सेशंस कोर्ट की जरा मैं कहा के कहता हूं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया जाए कि जहां पर एक मैजिस्ट्रेट के पास जो कमरा है, जिस वो कमरे में बैठा हुआ, शायद मैं समझता हूं कि वहां पर 2 बेंचेस से ज्यादा जगह नहीं है, साइलिन के पास जगह नहीं है। तो जब वो एक जहां से आपको आवाम अपनी, जहां से अपनी जस्टिस लेने के लिए, जहां से वो इंसाफ के होप के लिए आती है कि हमें यहां से इंसाफ मिलेगा, जब वहां का वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हैरान हो जाते हैं कि ये अभी यहां से दीवार गिरी, अभी यहां से ये जज साहब कैसे बैठे हुए हैं, तो मैं सिंध हुकूमत को कहता हूं कि अपने होश के नाखून लें। सबसे पहले ये जिन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें यूज करते हैं, पहले वहां से तरक्की के जो मंसूबे हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। अगेन मैं बात करता हूं, जैसा कि बात की गई कि कराची के अंदर जब तक एक पावर नहीं दे दिया जाएगा, एक कंटोनमेंट, ये जो कराची के अंदर हम देखते हैं कि 6 कंटोनमेंट है, जब यही नहीं डिसाइड होता, कराची के अंदर सबसे बड़ा हम सुनते थे कि जब कराची के अंदर कोई जुर्म होता है तो पुलिस लड़ती है आपस में कि थाना किसका, इसका थाना है, मेरा थाना है। ऐसे ही कराची के अंदर बारिश हो जाए, रोड टूट जाए, तो लोग ये डिसाइड होने में बच्चा बड़ा हो जाता है कि ये जो निजाम है, ये जो सड़क है, ये किसके हुदूद में आती है। तो कराची शहर को प्रॉपर तरीके से जब तक उसकी पावर्स नीचे डिवॉल्व होकर, लंदन में हम देखते हैं कि लंदन शहर की अपनी पुलिस है, कराची के अंदर पुलिस को छोड़े रेंजर्स को लाके बिठा दिया गया। तो जब हम देखते हैं कि जब तक उस वक्त जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी, कराची की हालात ऐसे थे, लेकिन अब कराची के हालात सुधर गए। कराची की आवाम को कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है कि जो पुलिस वालों को, उस पुलिस एहलकार को वो अपना समझ के उनसे बात करें कि हमारे मसले, हमारे इलाके में मसले ही, और जब यही हो सकता है जब इलाके का जो एसएचओ हो वो उसी इलाके का रहीशी है। ठीक है नाजरीन, मसाइल बेपनाह हैं और मसाइल जो है वो गुज़िश्ता 10 से 15 साल से देख रहे हैं, और ये शहर जो है, अब ये शहर मसाइलिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। बहुत अच्छा शहर है, और ये शहर जो है बानी पाकिस्तान का शहर है। इस शहर में बानी ने अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजारे हैं, और इस शहर की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो कायद के शहर को कब तक जो है कायद के शहर से जो यतीमों जैसा सलूक किया जाएगा, सुतेलो जैसा सलूक किया जाएगा। अरबाब इख्तियार से गुजारिश यही है कि शहर की जानिब
जानिब तवज्जो दी जाए, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, पानी की किल्लत पे काम किया जाए, पार्किंग के मसाइल पे काम किया जाए, पार्किंग प्लाजा कायम किए जाएँ, शहर में जो तजावुज़ात की भरमार है किसी न किसी तरीके से उसका खात्मा करवाया जाए, जो लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है उस जानिब भी तवज्जो दी जाए। हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाते हैं ज़ुहैब आज़म साहब जो कि चेयरमैन नौजवान महाजर के, साथ ही साथ एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट शेख साकिब अहमद साहब और बैरिस्टर हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला शहर कराची के मसाइल उजागर करें। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब पहुँचता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।